गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 12th ऑफ दिसंबर 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से, जहाँ पे हम लोग सीगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक मार्तंड सन टेम्पल जो कि कश्मीर में है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से, तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हटाया गया था, वो मामला काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में था। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट उसके बारे में आ चुका है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 हटने के बाद जे एंड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल वाला, तो ये भी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रिजर्वेशन जो बिहार के अभी कास्ट सर्वे के बाद जो रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे जो एक्ट आया था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिहार का ये जो सर्वे है वो 50% की जो रिजर्वेशन की जो सीलिंग है उसको ब्रीच करता है। थोड़ा-सा इसको देखेंगे, ये आज का टेक्स्ट सेक्शन है। उसके अलावा एक केस स्टडी करेंगे हम लोग उड़ीसा में। किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उड़ीसा जो कि एक इम्पोर्टिंग जो फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करता था, अभी वो फाइनली फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करता है। तो किस तरह से उड़ीसा के अंदर ये चेंजेज़ हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, तो वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो ये सब करने के बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। लेकिन एक बार आप यहाँ पे देखिए ज़रा, ये पिक्चर है और ये जो आपको थोड़े यहाँ पे बर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सीगल्स। ठीक है, देखिए, सीगल्स फ्लाई ओवर द यमुना ऑन स्मॉगी विंटर डे इन न्यू दिल्ली। दिल्ली में भी आपको जो है ये सीगल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो बहुत सारे गाँव वगैरह में विंटर में ये जो है सीगल्स आपको देखने को मिलते हैं। मेरे गाँव में भी सीगल्स देखने को मिलते हैं। तो सीगल्स बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इवन सीगल्स जो है वो दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। इवन अंटार्कटिका के मार्जिन्स में भी आपको सीगल देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे भी सीगल है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए एग्ज़ाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज़ फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें आप सीगुल का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। इवन अंटार्कटिका में भी आपको देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड मिलते हैं। ग्रे और थोड़ा व्हाइट कलर के ये रहते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स में कभी किसी मोस्टली में जो है मेल जो बर्ड होता है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है साइज़ में, फीमेल थोड़ा छोटा रहता है। कभी-कभी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन सीगल्स के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा डाइफॉर्मिज़म नहीं है। इसे ही डाइफॉर्मिज़म कहते हैं, मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस होता है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आता। एक बड़ा ही रिसोर्सफुल और इंटेलिजेंट जो है बर्ड होता है। और ये अपनी नॉलेज को कि कैसे शिकार करना है, कैसे खाना है, कैसे माइग्रेट करना है, उसके जो छोटे बेबी होते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करता है। मतलब उनको भी आगे एजुकेट करता है। एक ब्लैक हेडेड जो है सीगल पाया जाता है, ये यूरेशिया और आइसलैंड में पाया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ होता है ये। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड है, तो दुनिया भर में माइग्रेट करता है विंटर के टाइम पे, समर के टाइम पे, अलग-अलग जगह पे जाता है। इंडिया में जो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे लाखों की संख्या में माइग्रेटरी सीगल बर्ड्स वहाँ पे हर साल आते हैं विंटर के टाइम पे। तो ये कृष्णा मैंग्रोव्स जो है, थोड़ा आप इसको देख लिए। सी बहुत लोग सीगल को देखने वहाँ पे जाते भी हैं। खासकर जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे जाके विज़िट भी करते हैं। तो ये थोड़ा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए जी। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। हाउस पैनल रिकमेंड्स प्रेयर्स रिचुअल्स एट द प्रोटेक्टेड साइट ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। देखिए मामला क्या है। तो बात ऐसी है कि सरकार ने ना एक पैनल बनाया था, पार्लियामेंट्री कमेटी का पैनल बनाया था, और जिसने ये कहा है कि देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे मंदिर मस्जिद दरगाह हैं, वहाँ पे तो पूजा अर्चना प्रेयर्स वगैरह होती ही हैं। लेकिन बहुत सारे मोन्यूमेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं एज अ प्रोटेक्टेड साइट, उनमें कुछ टेम्पल्स भी हैं, कुछ चर्च भी हैं, कुछ दरगाह भी हैं, लेकिन वहाँ पे पूजा करना, प्रेयर करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में एज़ अ मॉन्यूमेंट है, ठीक है? तो अब हाउस पैनल ये कह रहा है, हमारा पार्लियामेंट्री हाउस पैनल, कि यहाँ पे भी पूजा करना, प्रेयर करना अलाउ किया जा सकता है, ऐसे टेम्पल्स में, ऐसी दरगाह में, ऐसे जो चर्चेज़ वगैरह हैं, ठीक है? वहाँ पे किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी में होना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। एक तो कंडीशन ये रखी गई है कि वो जो मॉन्यूमेंट है फिलहाल, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस का होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए अपने आप में, ठीक है? ऐसे छोटे-मोटे मॉन्यूमेंट पे आप जाके पूजा अर्चना स्टार्ट नहीं कर सकते।
ये तो चलो फिर भी नॉर्मल क्राइटेरिया है। जो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब वो पर्टिकुलर साइट, जो भी पर्टिकुलर साइट है, मान लो कोई टेम्पल, गुरुद्वारा एंड ऑल दैट, जब वो एएसआई के कंट्रोल में आई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आई थी, क्या उस समय वहां पे प्रेयर चल रही थी कंटिन्यू, या फिर प्रेयर बंद थी? मान लो बहुत सारे रेमनेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे प्रेयर पिछले 50 सालों से, 100-200 सालों से हुई नहीं है, बाद में उसको जो है एएसआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वहां पे प्रेयर स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो एएसआई के कंट्रोल में आई थी, उस समय अगर वहां पे प्रेयर हो रही होगी एक्टिवली, तो फिर उसको आप जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले हैं, वहां पे आप प्रेयर वगैरह जो एक्टिविटी है उसको अलाउ कर सकते हैं। ये जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब देखिए जरा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आते हैं, उसको मेंटेन करता है। इनमें से 882 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पे किसी न किसी फॉर्म में वर्शिप हुआ करता था, ठीक है, या हो सकता है। तो ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट नहीं है, लिविंग मॉन्यूमेंट है। लिविंग मॉन्यूमेंट का मतलब ये है कि एएसआई जब उसके कंट्रोल में वो आए, तो वहां पे पूजा, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, वर्शिप हो रही थी। अगर हो रही थी तो वो लिविंग है, नहीं हो रही थी फिर वो नॉन लिविंग है। मतलब ये देखा, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स, दरगाह वगैरह हो सकते हैं इंडिया में, जो 500-700 साल से बनी होंगी, 1000 साल पहले बनी होंगी। अब शुरुआत में जो वो बने होंगे तो वहाँ पे होता होगा, प्रेयर वर्शिप वगैरह होती होगी। बाद में जो है अबैंडन उनको कर दिया गया, टूट गए, फूट गए, है ना, तोड़ दिया गया, तो वो अबैंडन हो गई। तो ऐसी में हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन दूसरे हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इसने 1-2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। मार्तंड सन टेम्पल, ये कश्मीर में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कश्मीर में। पिछले साल इस मार्तंड सन टेम्पल में बहुत सालों से यहाँ पे प्रेयर वगैरह हुई नहीं थी, लेकिन पिछले साल यहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल रखा गया था। तो क्या इसे हम लोग लिविंग जो है वो मानेंगे, वर्शिप प्लेस मानेंगे, रिलीजियस प्लेस मानेंगे? अब ये तो डिसाइड करने वाली बात है, लेकिन इसका खास ज़िक्र यहाँ पे किया गया है, मार्तंड सन टेम्पल का, जिसको अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, ये बनाया गया था ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा, ठीक है? 725 से लेके 753 में वो कश्मीर में ही वाज़ द किंग, और वो आते हैं काराकोता डायनेस्टी से आते हैं। तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको जो है वो सिकंदर शाह मीरी, ठीक है? इनके द्वारा इसको तोड़ दिया गया 14th ऑफ सेंचुरी में। तो ये तो थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। तो मार्तंड सन टेम्पल, तो एक तो आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू द सन गॉड, तो उसमें मार्तंड का आपने ज़रूर नाम लेना है, ठीक है? ये सेंचुरी में बनाया गया था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कराकोता डायनेस्टी में बनाया गया था। इसके 3 चैम्बर मिलते हैं, ठीक है? मंडपा, गर्भगृह और अंतरालय। यही वो पैटर्न होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है प्रोमिनेंट होता है, जिसे नगारा नागरा स्टाइल बोलते हैं, ठीक है? एक हमारे पास द्रविडियन स्टाइल होता है, राइट? और एक हमारे पास विसारा स्टाइल होता है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये जो 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 नागरा स्टाइल है, ठीक है? वो उसी के अंदर आपको जो है मंडप और गर्भगृह वगैरह, शिकारा वगैरह वो सब देखने को मिलता है। तो कुछ-कुछ जो है उसी टेक्नोलॉजी पे भी ये बेस्ड है। इवन जो नाटक है राजतरंगिणी, बहुत फेमस नाटक है, कालाहन ने इसको लिखा था, और इनके द्वारा भी मार्तंड टेम्पल को डिस्क्राइब किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हालाँकि अगर आप अभी देखोगे, अभी तो ये कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था जब बहुत लोग यहाँ पे आया करते थे वर्शिप करने, और धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो ख़त्म होती चली गई अनफॉर्चुनेटली। और इस तरह का ये जो माना जाता है कि जे एंड के अंदर इस तरह का ये अपने आप का ही एक बड़ा ही यूनिक जो है वो टेम्पल है, जो उस समय बनाया गया था, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ डेटीज़ वगैरह भी आपको दीवारों वगैरह पे अभी भी देखने को मिलेंगी, हालाँकि ज़्यादातर तो इसको तोड़ दिया गया। बट ये अभी एएसआई के कंट्रोल में है, ठीक है? तो इस पैनल के बाद अ, क्या यहाँ पे वर्शिप वगैरह शुरू होगी, वो बड़ा देखने वाला बात है, क्योंकि कई ऐसे दरगाह, ऐसे टेम्पल्स, चर्च वगैरह इंडिया में हो सकते हैं, जो अभी एएसआई के कंट्रोल में है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ अलाउ करती है, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में वो सब स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा ललितादित्य को मैंने को बता ही दिया है, कराकोता डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? इनकी जो कैपिटल थी दैट इज़ परिहोसपरा। अभी तो एग्ज़िस्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ रूइन्स अभी भी आपको इस कैपिटल के देखने को मिलेंगे। चलिए जी, तो फ्रंट पेज पे है बेसिकली वाला आर्टिकल। तो जब 370 को हटाया गया था,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 3-4 साल चलने के बाद फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भई जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, वो गलत नहीं था। ठीक है, हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिन्होंने फाइल किया था यहाँ पे केस, उनका ये कहना था कि साहब ये जो 370 हटाया गया है, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके लिए जो आर्गुमेंट वो दे रहे थे, वो अलग-अलग आर्गुमेंट थे। एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था उस पार्टी के द्वारा कि साहब पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 370 को कौन हटा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल था। जब आर्टिकल 370 हटाने की जो बात है, वो लिखी हुई है कि जो जे एंड के की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ठीक है? वही 370 आर्टिकल को हटा सकती है। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है 1957 में खत्म हो गई थी। हालाँकि ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 370 है वो टेम्परेरी प्रोविज़न है, परमानेंट नहीं है, जिसके तहत जे एंड के को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बट इसके साथ-साथ ये भी कहा गया अगर 370 को कोई हटा सकता है, तो वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तो एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये आर्टिकल जो टेम्परेरी था वो परमानेंट हो गया। तो एक आर्गुमेंट ये दिया गया कि साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेस के पास पावर ही नहीं है 370 को हटाने की। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हटा ही नहीं सकती, इसको अगर कोई हटा सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हटा सकती है। एक आर्गुमेंट दिया गया, ठीक है? दूसरी बात, जो दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे ये दिया गया, वो ये कहा गया कि साहब जो आर्टिकल 370 हटाया है, इसको हटाने का जो प्रोसीजर है और इसके हटाने के पीछे जो आपका इरादा है, वही गलत है, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया? पहले तो जे एंड के में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, वो बीजेपी के साथ पावर में थी, ठीक है? बीजेपी ने सपोर्ट दिया हुआ था इनको। तो क्या हुआ बाद में ना बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अब वहाँ की सरकार गिर गई, कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक? प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल। अब इस रूल का यूज़ करके वहाँ पे क्या हुआ, एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया और उस एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, ठीक है? फिर बाद में जो है पार्लियामेंट में जो है वो पास कर दिया गया कानून और आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो एक आर्गुमेंट यहाँ पे ये दिया गया कि साहब ये जो तरीका है ऐसे प्रेसिडेंट रूल के थ्रू, क्योंकि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो तो खत्म कर दी गई, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी में कोई था ही नहीं। तो ये तरीका गलत है, सरकार का इरादा गलत है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था ताकि 370 को वहाँ से हटाया जा सके। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो सरकार के पास ये पावर थी ही नहीं। अब गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि भाई देखिए क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब क्या 370 कभी हटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो टेम्परेरी प्रोविज़न था। तो सरकार का ये कहना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को रिप का काम करेगी, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाहे तो आर्टिकल 370 हटा सकती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि खत्म कर दी गई आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, तो ये पावर किसके पास चली गई? प्रेसिडेंट के पास चली गई। प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको रिप्लेस किया लेजिस्लेटिव असेंबली ने। लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया गया अंडर प्रेसिडेंट रूल, तो पावर किसके पास आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, ठीक है? और सरकार ने 370 को हटा दिया। ये जो है पूरा प्रोसीजर वहाँ पे बना था। मैंने आपको एक हल्की सी शॉर्ट स्टोरी बता दी है। मैं ऐसा थोड़ा अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इस पूरे मामले में थोड़ी जानकारी पहले से होगी। क्योंकि पहले बहुत बार हम इसको कर चुके हैं, 3-4 साल में कम से कम 20 बार इस टॉपिक को हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अभी मामला था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा-सीधा कहा कि भाई जो प्रेज़िडेंट की पावर थी, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की वो बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेज़िडेंट चाहें तो उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है?
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुल फ्लेज स्टेट टू द टू यूनियन टेरिटरी एंड द रिमूवल ऑफ द प्रिविलेज, ठीक है, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा है। प्रेसिडेंट कुड यूनिलेटरली इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीजेस टू एग्जिस्ट, तो उसके लिए प्रेसिडेंट रूल के थ्रू ये जो मामला गया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि दैट प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डू सो, ऐसा करने की प्रेसिडेंट के पास पावर थी अगर इफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वारंट अ स्पेशल सॉल्यूशन, एक खास सिचुएशन में, खास सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट के पास खास तरह का एक्शन लेने की पावर होती है, और ये जो 370 को हटाया गया है वो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सोवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट, कि भाई जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, वैसा ही जम्मू और कश्मीर है। इसको कोई इंटरनल इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। ये एक देश है, अखंड भारत है। तो आपको अलग तरह का हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 हमारा जो है, आर्टिकल 3 हमारा जो है, वो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानता है, ठीक है? आपको सेपरेट हम लोग यहाँ पे प्रोविज़न नहीं देंगे। उसमें एक बात उन्होंने ये भी बोली अ, कि जब एक्सेशन, ठीक है, किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में, तो उस एक्सेशन का मतलब ये नहीं था कि जम्मू एंड कश्मीर अलग है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा, उसका मतलब ही यही था कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और 370 कुछ समय के लिए सिर्फ टेम्परेरी प्रोविज़न था, परमानेंट तो था ही नहीं। आज नहीं तो कल इसको जाना था, अभी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? So when Constitutional Assembly was dissolved in Jammu and Kashmir in 1957, it did not affect the president power to declare it inoperative. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई थी कि वो इसको मतलब वहां पे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा के चेंजेस कर सकते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट के पास पहले से ही थी, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं की जा रही थी, अभी इन्होंने फाइनली प्रैक्टिस भी कर दिया। तो ये जो है पूरा मामला बनता है, ठीक है? थोड़ा जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं थोड़ी थोड़ी, वो पूरा मैंने यहाँ पे कंटेंट के रूप में डाला है। इट वाज़ अ टेम्परेरी प्रोविज़न, ठीक है। अब जब हट गया है 370, उसके बाद वहाँ पे कुछ-कुछ चेंजेज़ हुए हैं। एक चेंज तो वहाँ पे डोमिसाइल रूल्स के अंदर किया गया, ठीक है। जो पाकिस्तान से मतलब 1971 का वॉर हुआ, ठीक है, उससे पहले कुछ वॉर हुए, 60s में वॉर हुए हमारे। तो बहुत सारे लोग जो है एज़ अ रिफ्यूजी के रूप में वो वेस्ट पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होके आए। लेकिन उनको अभी तक परमानेंट रेज़िडेंट का स्टेटस नहीं दिया गया था। अभी भी वहाँ पे वो एज़ अ रिफ्यूजीज़ ही रह रहे थे इतने सालों से, जो पाकिस्तान से आए थे वापस भाग के आए थे। परमानेंट उनको रेज़िडेंसी नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद ऐसे कम से कम साढ़े 3 लाख ऐसे जो माइ रिफ्यूजीज़ थे, जो पाकिस्तान से आए थे, अभी उनको यहाँ पे परमानेंट स्टेटस दे दिया गया। ठीक है? एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ इन लोगों को। दूसरी बात लैंड लॉज़ के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड होल्डिंग मतलब लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950 था, जम्मू एंड कश्मीर एलियनेशन ऑफ द लैंड एक्ट 1938 था, जिसमें ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जो परमानेंट रेज़िडेंट हैं, सिर्फ़ वही जे-एंड-के के अंदर जो है ज़मीन खरीद सकते हैं, बाहर वाले नहीं खरीद सकते। तो इस प्रोविज़न को भी वहाँ से एक्चुअली हटा दिया गया। उसके अलावा जो रणबील पैनल कोड है, ठीक है? इसको वहाँ पे हटा दिया गया। अभी जो है मतलब जो सेंटर के जितने भी लॉज़ हैं वो सब खत्म स्टेट के जो इंडिपेंडेंट लॉज़ थे वो सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है? 35 ए एंड ऑल दैट। अभी सेंटर के जो लॉ हैं, वो सब वहाँ पे लागू होंगे। As such, the Ranbir Panel Accord applicable to J&K until 2019 was also replaced with IPC, ठीक है? तो जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडियन पीनल कोड चलता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं था। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आरपीसी चलता था, रणबीर पैनल कोड, उसको हटा के तो इंडिया का जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, वो पूरी तरह से वहाँ पे लागू हो गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई, जो पहले वहाँ पे एज़ सच नहीं हुआ करती थी, ठीक है? तो ये कुछ चेंजेज़ वहाँ पे किए गए हैं। अब यहाँ पे एक और थोड़ा-सा ट्विस्ट है मामले में। ट्विस्ट ये है कि क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे 370 को हटाया गया। अब जो
जिन लोगों ने फाइल किया है केस, उनका ये कहना है कि साहब ये जो प्रेसिडेंट के थ्रू आया है पूरा मामला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया था, ये अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आपको ये पहले से पता है कि प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है, इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के पीछे सरकार का इरादा सही नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसे मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये प्रूव करिए कि जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया गया है, वो मैलाफाइड था। मतलब इरादे सही नहीं थे सरकार के। और ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 370 को हटाने के लिए लगाया गया था। अगर आप ऐसा प्रूव कर सकते हो तो इस मामले में आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कर सकते तो जो हुआ है वो सही हुआ है। वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि साहब देखिए, हमारा 370 हटाने का इस पूरे रूट के थ्रू कोई इरादा नहीं था। हाँ, वहाँ पे कोई सरकार पावर में थी नहीं। अ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल हमें लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, उसके 2 महीने के बाद जो है वो 370 को हटाया गया। और ये पूरे का पूरा मामला पार्लियामेंट के होके थ्रू आया है। पार्लियामेंट में हम लोगों ने बिल पेश किया, वो उसके ऊपर वोटिंग करवाया, वोटिंग मेजॉरिटी में जो आया, हम लोगों ने उसको पास कर दिया। तो हमारा कोई ऐसा नेक इरादा, मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये जो हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो गलत तरीके से अपनाया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अभी तो जो प्रूफ करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो उसी ग्रुप के ऊपर है, जिन्होंने केस फाइल किया था। तो ये पूरा मामला बनता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 355 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सेंटर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से चले। देखिए, हालाँकि है तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट दोनों के पास अलग-अलग पावर होती हैं, लेकिन फिर भी सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही तीस मार खा समझने लगे। वो कहे कि भैया, मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ही नहीं करता हूँ, भाड़ में जाओ। तो उस केस में है आर्टिकल 55। सेंटर को ये पूरी ज़िम्मेदारी दी गई है कि भाई, बड़ा भाई होने के नाते ये एन्श्योर करिए कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। अगर वो नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप आर्टिकल 356 का यूज़ कर सकते हो, राइट? फ्री 366 ये कहता है, 56 ये कहता है कि अगर स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान के चलेगी कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है वहाँ पे रूल करना। तो इसलिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और सेंटर वहाँ पे आ जाए, मतलब एज़ अ प्रेसिडेंट रूल के रूप में। तो आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356, ठीक है, ये दोनों ही इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि जब व्हेनेवर अ स्टेट रिफ्यूजेस टू फॉलो और इंप्लीमेंट अ डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंटर, it is legal for the president to declare that the situation has developed in a state's administration can no longer be carried out in accordance with the terms of the constitution। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बार-बार कहने के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी सिचुएशन को दुरुस्त नहीं कर पाता है, वहाँ पे हालत बहुत खराब है, तो जो वहाँ के जो गवर्नर हैं स्टेट के अंदर, वो प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजेंगे और कहेंगे, साहब जी, यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है बहुत खराब, आपके बार-बार कहने पे भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो प्लीज़ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को आप खत्म करके अपने हाथ में कंट्रोल ले लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है? ये पूरा मामला बनता है। तो प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे डायरेक्ट रूल हो जाता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी आप कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी आप कह सकते हो, 356 के अंडर में जो है इसको किया जाता है। लेकिन एक बार जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है, तो हमेशा के लिए तो नहीं चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये परमिशन तुरंत नहीं होती है, 2 महीने के अंदर आपको लेनी पड़ती है कम से कम। और ये जो परमिशन मिलती है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही मिल सकती है, तो उसके स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार जब पार्लियामेंट से परमिशन मिल जाती है प्रेसिडेंट रूल की, तो 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल चाहिए, फिर 6 महीने के लिए चाहिए, फिर 6 महीने के लिए चाहिए,
फिर 6 महीने के लिए चाहिए। तो ऐसा करते-करते आप उसको लगभग 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब पहले वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी, इनसे गवर्नमेंट नहीं चली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली गई। अब 3 साल तक लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। लेकिन उसको ये भी दुरुस्त नहीं कर पाए। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अगर पावर ले रही है अपने हाथ में, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ पे रूल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे सिचुएशन खराब हो चुकी थी। हम लोगों ने रूल अपने हाथ में ले लिया ताकि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो जाए। अरे भाई 3 साल तक भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इससे बढ़िया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ही थी, राइट? तो इसीलिए 3 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे देखना है। A proclamation of the present rule may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. Such a proclamation does not require parliamentary approval. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, लेकिन उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट का मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको नहीं चाहिए। जब मन करे सरकार का तभी उसको हटा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं मामला जो है बिहार से। ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट फिर भी अगर आप नए स्टूडेंट हो तब भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। तो बात ऐसा है कि भैया बिहार में किया गया है कास्ट सर्वे, ठीक है? और कास्ट सर्वे के बाद बिहार की सरकार ने क्या किया, वहाँ पे जो रिज़र्वेशन था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में, हालाँकि सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा है नहीं बट जितनी भी हैं, उस रिज़र्वेशन की लिमिट को 50% से बढ़ा के 75% कर दिया गया। 50% नहीं है वैसे, है तो वो 60% क्योंकि 50% तो पहले था। 10% बाद में सरकार ने ईडब्ल्यूएस ग्रुप को दे दिया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो ओ वैसे तो ओवरऑल जो है वो 60% हो जाता है। लेकिन ये जो 10% का जो क्राइटेरिया है, ये जो बाद में ऐड किया गया है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप है, उनको दिया गया है जिसकी 8 लाख से जो है कम सैलरी होती है साल भर में, वो इंक्लूड किया गया है। तो बिहार की सरकार ने क्या किया, अभी एक 60% को बढ़ा के 15% और इंक्रीज़ करके 75 कर दिया गया। जिसमें 20% रिज़र्वेशन शेड्यूल कास्ट को, ठीक है? 2% शेड्यूल्ड ट्राइब, 18% ओबीसीज़, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ये जो 10% पहले से दिया हुआ है ऑल इंडिया में, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ये दे दिया गया। अब इससे सवाल ये खड़ा हुआ कि जो 50% की जो लिमिट जो लक्ष्मण रेखा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 1992 में इंदिरा साहनी केस में मंडल कमीशन के बाद, उसको ब्रीच करता है। अब इसको ब्रीच तो कर दिया, तो लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करेगा? क्योंकि अगर इसको बिहार में अलाउ कर दिया गया तो पूरे देश में जो है कहीं न कहीं जो है फिर से अलाउ होने लगेगा। तो ये जो 50% का कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से और क्यों आया? वैसे 50% के कॉन्सेप्ट के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है? उनके बीच में बैलेंस बनाना है, क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में। ये कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ था बेसिकली 1963 से, जब एम.आर. बालाजी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिज़र्वेशन दी जा रही है 50% ये एक स्पेशल प्रोविज़न है, ठीक है? प्रिविलेज है बेसिकली ये, स्पेशल प्रोविज़न है, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर ये मामला बढ़ते-बढ़ते आगे बढ़ा और फिर मंडल कमीशन आया, ठीक है? मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 50% दिया जा रहा है, ये स्पेशल प्रोविज़न नहीं है भाई, ये प्रिविलेज नहीं है, ये आपका अधिकार है, ठीक है? और ये 50% की जो लिमिट है, इसको बाइंडिंग कर दिया गया। तो 50% रिज़र्वेशन देना एक अधिकार हो गया है, प्रिविलेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोज़ीशन को चेंज कर दिया, लेकिन 50% को आप ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन वही है, हर चीज़ के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बहुत एक्सेप्शनल अगर सर्कमस्टेंसेस हों, बहुत एक्सेप्शनल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो आप इस 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न क्या दिया? प्रोविज़न ये दिया कि ऐसी कोई सोसाइटी जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहती हो इंडिया में, हालाँकि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, तो फार फ्लंग का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का, अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है, जो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, जिसको रिज़र्वेशन का कोई बेनिफिट 1% भी मिला ही नहीं है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में ना के बराबर है, किसी ऐसी खास कम्युनिटी के लिए
आप थोड़ा बहुत हल्का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे सकते हो और 50% की लिमिट को आप क्रॉस कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसी चीज़ को थोड़ा मैं ध्यान में रखते हुए हालाँकि जो 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, तो ये लिमिट हो गई है अभी 60%, लेकिन बिहार ने एक स्टेप आगे जाके इसको 75% कर दिया। ठीक है। व्हाट डू लॉज़ इन बिहार स्टेट? तो वो आपको मैंने बता ही दिया। अभी है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और लेट्स सी ये क्या होता है। अब ये जो मैंने आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बताए हैं, ठीक है? जहाँ पे 50% को ब्रीच किया जा सकता है, तो इसमें यही है। अब बिहार की सरकार ने ये कहा, जैसे ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी करा किया था, कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिस परसेंटेज में आपकी पॉपुलेशन होगी, उसी परसेंटेज में जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये तरीका ही गलत है। भाई जितनी परसेंट उतना रिप्रेजेंटेशन, इसके बेसिस पे रिजर्वेशन थोड़ी दिया गया था। रिजर्वेशन दिया जाता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे रादर देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग चीज़ होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब तो सीधी बात ये है कि जितनी परसेंटेज आपकी पॉपुलेशन में है, उतनी आपको रिजर्वेशन मिले। लेकिन ये तो रिजर्वेशन की कभी फिलॉसफी रही ही नहीं। इससे तो मेजॉरिटेरियन रूल आ जाएगा। जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, जो थोड़े माइनॉरिटी है, उनको उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं, ना के बराबर। ये तरीका ही गलत है। हम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल नहीं। तो बिहार सरकार कह रही है कि मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूँगा। एडिक्वेट नहीं दूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी बिहार सरकार को ये बहुत बताना पड़ेगा कि भाई आप एडिक्वेट क्यों नहीं दे रहे हो, प्रोपोर्शनल क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्रोपोर्शनल की तो पॉलिसी हमारी है ही नहीं। हालाँकि कई स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ में 72% है, तमिलनाडु में 69% है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी जो है वो काफ़ी है। लक्षद्वीप के अंदर 100% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके, नागालैंड में 80% है। हालाँकि कई सारे स्टेट में 50% को ब्रीच किया गया है, बट उनका जो आर्गुमेंट है, वो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। कि साहब ये देखिए जो कम्युनिटीज़ हैं, इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत बैकवर्ड है, तो ये दिया जा सकता है। उनका जो आर्गुमेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कभी नहीं था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी किया है। लेकिन बिहार वाले कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जितनी आबादी होगी उतना हक होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहते हैं बड़ा देखने वाला रहेगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर जाएगा ये, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो थोड़ा देखने वाली बात है। क्योंकि पहले भी ये तरीका महाराष्ट्र में और राजस्थान में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन उसको दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं देंगे। तो अब जब ये महाराष्ट्र में नहीं मिला, तो बिहार में भी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में देखना। अब यहाँ पे एक ना छोटी-सी केस स्टडी है ओडिशा की, ठीक है? तो ओडिशा अब क्योंकि देखिए लिखा किसने है ये, तो अनु गर्ग आईएएस हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की। उसके अलावा जो एलिज़ाबेथ हैं, ये यूनाइटेड नेशन जो फूड प्रोग्राम है, ये इसके अंदर जो है इनकी रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये है कि उड़ीसा की गवर्नमेंट और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, दोनों के बीच में है एक कोऑपरेशन। दोनों एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो अगर आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो मोस्टली चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो प्रो गवर्नमेंट है। लेकिन कुछ डेटा इन्होंने ठीक-ठाक सा दिया हुआ है। तो कोप 28 वगैरह हो रहा है दुबई में एंड ऑल दैट। तो कोप 28 में सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी वगैरह की बात भी हो रही है। लेकिन इंडिया में अगर उड़ीसा की आप कहानी देखें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसीलिए है क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था जब उड़ीसा दूसरे स्टेट से चावल, दूसरे फूड ग्रेन इम्पोर्ट किया करता था। ये 2000 की बात हो रही है, उससे पहले की। पिछले 20-22 सालों में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ओडिशा बन गया है। इंडिया का 4th लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर जो है ओडिशा है। और कहाँ एक हालत हुई थी 2000 से पहले वो इम्पोर्ट किया करता था। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है तो 20-22 साल में आपने पूरा काया-पलट कर दी एक तरह से, है ना? एक तो उड़ीसा के अंदर जो मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है? ये एक समस्या थी यहाँ पे। और क्योंकि छोटे किसान हैं, ज़्यादा खेती-बाड़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। लेकिन अब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अब एरिया तो उतना ही है, एरिया नहीं बढ़ा है, जितना पहले था उतना ही है, लेकिन उस खेत में प्रोडक्शन बढ़ गई है। 2001 गए 2000 में जो पर हेक्टेयर जो एवरेज यील्ड थी वो थी 10.41 क्विंटल,
और अभी बढ़ के हो गई है वो 27.30 क्विंटल। तो लगभग लगभग ट्रिपल हो गई है पिछले 20-22 साल में प्रोडक्शन। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है एक उड़ीसा में, जिसे कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी। इसे लैंड ऑफ हंगर भी कहा जाता है। लेकिन ये आज के समय में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में इतना जबरदस्त काम हुआ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रोग्राम के द्वारा, कि भाई इसे अभी उड़ीसा की राइस बाउल कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है उड़ीसा को। तो सोच के देखिए, जीरो, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लैंड ऑफ हंगर से लैंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं, है ना बड़ी जबरदस्त चीज। अब इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम इन्होंने चलाए हैं, जिसका ये कारण हुआ है। तो एक कृषक असिस्टेंस फॉर द लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑगमेंट कालिया जो स्कीम हमारे पास है। उसके अलावा साइंटिफिक मेथड का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया है। ओडिशा मिलेट मिशन हम लोगों ने चलाया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हम लोगों ने चलाई हैं। कोस्टल जोनल प्रोटेक्शन किया। आपको पता ही है कि ओडिशा में बहुत साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। तो कोस्टल जोनल प्रोटेक्शन हम लोगों ने किया है। फिशरी हो, चाहे एनर्जी हो, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हेल्थ वगैरह, सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस किया गया है। किसानों को जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। वेदर वॉच ग्रुप जो वहाँ पे है उड़ीसा में, हर हफ्ते उनकी मीटिंग होती है। तो वही चेक करते हैं भैया वेदर कैसा है, कैसा नहीं है, उसके हिसाब से क्रॉप प्लानिंग वगैरह की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे क्रॉप प्लानिंग की जाती है। तो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होती है, की जाती हैं चीज़ें। तो उसी का ये रीज़न है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट कल्टीवेशन वहाँ पे फार्मर्स करते हैं। ज़ीरो इनपुट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग बहुत जगह पे उड़ीसा में की जाने लगी है आजकल। वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हो गई है पहले के कंपैरिज़न में वहाँ पे, क्योंकि बिजली-विजली पहुँच गई है, पहले तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इरिगेशन भी बेटर होगा। वाटर सेविंग डिवाइसेज़ वगैरह यूज़ की जाती हैं, ई-पेस्ट सर्विलेंस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अडॉप्ट की गई और उसका नतीजा ये निकला कि अभी ओडिशा जो है, ओडिशा प्रोड्यूसेस 9% ऑफ द टोटल राइस इन इंडिया, 9%। और ये ज़माने में वो इम्पोर्ट किया करता था। और 4.42% टोटल जो फूड ग्रेन है इंडिया का, वो ओडिशा अकेला प्रोड्यूस करता है। ओडिशा emerged as the top ranked state in the entire country in the field of production of food grains। है ना जबरदस्त चीज़। तो भैया आप सरप्लस बन गए हो डेफिसिट से, तो ये किस चीज़ का कमाल है? ये है वीमेन पार्टिसिपेशन वहाँ पे बहुत बड़ा है। ऑल ओवर फार्मर पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ई-पेस्ट, नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो यहाँ पे हुआ है, देखिए इन्होंने कहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो है उड़ीसा की जो है ये आज के समय में वो नंबर 1 स्टेट बनता चला जा रहा है। तो ये छोटी-सी केस स्टडी थी यहाँ पे। इस पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में तो आई डोंट थिंक कभी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में। बट यहाँ कभी-कभी अगर एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप स्टेट इसका ओडिशा गवर्नमेंट का डेफिनिटली एक एग्ज़ाम्पल अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास है, आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।